गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड ट्वेल्थ, सब्जेक्ट इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास का हम पहला अध्याय कर चुके हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में था। आपने इस लेसन के सभी पर्सन याद कर लिए होंगे। जो काम आपको डेली रूटीन में मिलता है, आप उसी काम को डेली रूटीन में कीजिए। आज हम इतिहास का सेकंड अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। यहाँ पर यह जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कई बच्चे इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं कि 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी क्या है, कितना टाइम है, कौन सा समय है ये, ईस्वी पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। तो हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि ईस्वी पूर्व और ईस्वी क्या है। तो मैं आपको यह एक ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा समझाता हूँ। अब टाइम जो चल रहा है 2021। 2021 जो हम इसको स्टार्टिंग से लेते हैं, जब ये 2021 शुरू हुआ, एक से, जैसे 01/01/01 से, इस डेट को हम ईसा मसीह का जन्म मानते हैं कि जब हमारा जो ये सन स्टार्ट हुआ 2021 स्टार्टिंग से, तो उससे जो पहले का समय है वो ईस्वी पूर्व कहते हैं, और जो बाद का समय है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, उसको ईस्वी कहते हैं। बीसी, ईसा मसीह के पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय बीसी, जिसको हम बिफोर क्राइस्ट कह सकते हैं। और एडी, एनो डोमिनी, इसकी फुल फॉर्म है ये, बीसी की बिफोर क्राइस्ट और एडी की एनो डोमिनी। तो ये जो है हमारा बीसी है, ये उल्टे क्रम में है, और ये ईस्वी है, ये सही सीधे क्रम में है। अगर जे आज की बात करें हम कि 2020 जो टाइम है, ये एक से लेकर कितना समय हो गया, 2020 तो हो ही गया। अगर ऐसे पूछा जाता है 200 ईस्वी पूर्व, भाई 200 वर्ष पहले ईसा मसीह के, तो 2020 और 200 ये हो गए। अब पता लग गया होगा कितना टाइम हो गया। तो क्या है, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, 600 ईसा मसीह के जन्म से पहले और 600 बाद का टाइम हो गया 1200 वर्ष। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो ये हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये हम सभी जानते हैं कि शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें खुदाई में जो स्थान मिले हैं वो बड़े बड़े शहर थे, नगर थे। ग्रामीण जीवन नहीं था, इतना गांव नहीं थे, लोग खेती वगैरह, जो पशुपालन वगैरह ये कम था। और जो वैदिक युग था हमारा, ये 600 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व का था। वैदिक युग एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें लोग गांव में रहते थे, कबीलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, लोग पशु पालते थे और खेती का व्यवसाय करते थे। उनका ये मुख्य धंधा था। और जब ये वैदिक सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता इसलिए भी कहते हैं कि वैदिक युग, क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। और यह भी एक प्राचीन सभ्यता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के बाद मिली है हमारे को वैदिक सभ्यता। और जब वैदिक सभ्यता क्या है ख़त्म होने वाली थी, तो हमारे को एक मेटल मिला, लोहा। एक हार्ड मेटल है ये, लोहा मिला। लोहे के कारण जो वैदिक युग, वैदिक सभ्यता के लोग थे, जो गांव के लोग थे, कबीलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, खेती करते थे, वो और अच्छे ढंग से खेती करने लग गए। कि लोहे का प्रयोग वो एक हल के रूप में करने लगे, जिससे क्या खेतों की जुताई अच्छी होने लगी, फसल की पैदावार बढ़ने लगी। तो फसल की पैदावार बढ़ने से लोगों के पास पैसे आने लगे,
लोग पैसे के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे, वो और ज़्यादा कृषि करने लगे, तो वो क्या है और ज़्यादा क्षेत्रों पर अधिकार करने लग गए। इसलिए जो ये कबीले के लोग थे ये आगे क्या है बढ़ते गए और एक दूसरे पर आक्रमण करते गए। और ऐसे आक्रमण करते करते 16 महाजनपद जो क्या बड़े नगरों का निर्माण हो गया, बड़े बड़े राज्य बन गए। 16 जो कबीले थे फिर ये क्या 16 बड़े नगर बन गए। इन्हीं को ही इन बड़े नगरों को महाजनपद कहते हैं। महाजनपद मीन्स जन लोग, पद मीन्स कदम पाँव, जहाँ पर भी लोगों ने क्या है अपने कदम रखे पाँव रखे, जो कबीले बस गए उन्हीं को ही महाजनपद कहते हैं, जो बड़े नगरों का निर्माण हुआ। इनमें से थे जैसे कौशल, गांधार, अवंती, वज्जी और मगध, ये मुख्य जनपद थे। ये कुल मिलाकर 16 थे। और जो इनमें मुख्य जनपद था वो था मगध। और मगध पे जैसे 4 वंशों ने शासक किया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। सबसे पहला था हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो प्रतापी शासक था पहला बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु था। अजातशत्रु के बाद में उदयन और उदयन के बाद नागदश। तो इनकी कहानी ये थी कि जो अजातशत्रु था इसने ही अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु कर दी, और उदयन ने फिर अजातशत्रु की, और नागदश ने उदयन की। इस प्रकार बेटों के द्वारा पिता का कत्ल कर दिया गया। और नागदश था जो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक, उसको किसी एक सेनापति के द्वारा मारा गया था। ये वंश खत्म होने के बाद में शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश का संस्थापक शासक था वो शिशुनाग था। और इसके बाद में नंद वंश, महापद्म नंद वंश का सबसे प्रथम शासक था। और इसके बाद में धनानंद, नंद वंश का जो शक्तिशाली शासक था, घमंडी शासक था, अपना प्रजा का कोई भी ध्यान नहीं रखता था, भोगविलास में रहता था। ऐसे वो शक्तिशाली था, हर क्षेत्र को जीत लेता था, उसमें बहुत ज़्यादा घमंड था। इसके दरबार में एक ब्राह्मण था जिसका नाम आप सभी जानते हैं कि चाणक्य था, जिसको हम कौटिल्य कह सकते हैं। एक बार धनानंद अपने राज्य में क्या है हवन यज्ञ करवाने की सोचता है, तो इस पर चाणक्य कहता है कि मैं आपके राज्य में यज्ञ कर दूंगा। तो धनानंद हंसने लगा कि तू छोटा सा ब्राह्मण है, उसका मजाक उड़ाया, भाई तू क्या यज्ञ करेगा। तो उसने उसकी चोटी पकड़कर उसकी इंसल्ट की, बेइज्जती की, और उसको क्या है अपने राज्य से निकाल दिया। वो खुद ही राज्य से निकल ही गया था समझो। फिर वो चलता गया, उसने एक बालक को देखा, और उस बालक को उसने उनके माता पिता से खरीद लिया, और फिर वह उसको तक्षशिला ले गया। तक्षशिला ले जाकर उसको अच्छी शिक्षा दी। उसने उस बालक में ये देखा कि ये क्या है धनानंद से बदला ले सकता है, कि ये एक योग्य शासक बन सकता है। तो वो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य बना, और उसने नंद वंश का जो धनानंद था उसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा शासक बना। फिर बिंदुसार, फिर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में उसने युद्ध वगैरह छोड़ दिया, उसके बेटों ने भी युद्ध नहीं किया। और जो उसके अन्य शासक हुए वो भी क्या थे, निर्बल थे, कमज़ोर थे। इस प्रकार इस वंश का क्या है पतन हो गया। बाद में आया गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का जो पहला शासक था वो गुप्त था, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हमने कुछ टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा, और कुछ राजाओं के बारे में और महाजनपद के बारे में जाना। जो आगे अपना और काम रहेगा इस लेसन में वो आगे वाली वीडियो में करेंगे। थैंक्स।